नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ऋतिकेश और हमने बीएनएस की श्रृंखला शुरू की है जिससे हमारा 7 लेक्चर हो चुका है। आज के लेक्चर में हम जनरल एक्सेप्शन यानी कि सामान्य अपवाद, जो कि हम पिछले लेक्चर में शुरू किए थे, जिसके 4 धाराएं, धारा 14, 15, 16, 17, इसका अध्ययन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम धारा 18, 19, 20, 21 का अध्ययन करेंगे। धारा 18 क्या कहता है? धारा 18 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य कारित करता है जो दुर्भाग्य या दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हो जाए, विधिपूर्ण कार्य विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया जाए, उचित सतर्कता और सावधानी साथ किया जाए, फिर भी किसी को नुकसान होता है, तो उसको धारा 18 यानी कि सामान्य अपवाद जो धारा है दुर्घटना के अंतर्गत आ जाएगा और उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं दिया जाएगा। इस पर एक केस है, रेक्स बनाम टुंडा केस है। इस केस में क्या हुआ था कि रेक्स और टुंडा के बीच एक कुश्ती का प्रतियोगिता हुआ था, लेकिन प्रतियोगिता के दौरान रेक्स के द्वारा टुंडा को कोई आशय नहीं था उसको मारने का, लेकिन उसका मृत्यु हो गया किसी तरह पटकने के कारण। तो यहाँ पर उसको धारा 18 का बचाव मिल गया, क्योंकि वो उसका आशय ऐसा नहीं था कि उसको मारना था, और विधिपूर्ण कार्य विधिपूर्ण साधनों से कर रहा था, इसलिए यहाँ पर उसको धारा 18 का बचाव मिल गया। अतः यह हम कह सकते हैं कि धारा 18 के लिए हमें विधिपूर्ण कार्य विधिपूर्ण साधनों के द्वारा पूरी सावधानी और सतर्कता से करना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो हमें धारा 18 का बचाव मिलेगा, अदरवाइज अगर हम ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमें धारा 18 का बचाव नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगले आते हैं अगले धारा पर, धारा 19। धारा 19 यह है कि अगर कोई छोटी हानि हो रही है और बड़ी हानि हो रही है, तो हम अगर बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित कर दे तो हमें धारा 19 का बचाव मिल जाएगा। इस धारा को अनिवार्य आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिवार्य आवश्यकता का सिद्धांत। इस धारा का एक एग्जाम्पल समझेंगे इसको हम तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक नाव चल रही है, उसमें लगभग 80 लोग सवार हैं, और एक छोटी नाव चल रही है जिसमें 2 लोग सवार हैं। तो जो बड़ा नाव है और छोटा नाव, अगर बड़ा नाव छोटे नाव को टक्कर नहीं मारता है, क्योंकि बड़ा नाव की स्थिति ऐसी है कि वो डूबने के कगार पे है, अगर वो छोटी नाव को टक्कर मार देती है और अपना रास्ता चेंज कर लेती है तो डूबने से बच जाएगी। तो यहाँ पर वह जैसे अगर छोटी नाव में 2 ही लोग हैं तो वहाँ पे किसी की मृत्यु होती है, 2 ही लोग का नुकसान होगा। बड़ी नाव में 80 लोग हैं तो 80 लोग का जान और 2 लोगों की जान में बहुत अंतर है। 2 लोग का जान चली जाए 80 लोग की जान बचाने के लिए, तो यहाँ पर धारा 19 यानी कि अनिवार्य आवश्यकता का सिद्धांत का बचाव मिल जाएगा। और धारा यही कहती है कि हम बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित करते हैं तो हमें किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। इस पर एक बहुत लीडिंग केस है, आर वर्सेज डडले एंड स्टीफन का केस है। इस मामले के तथ्य यह थे कि डडले, स्टीफन और 3 व्यक्ति जंगल में गए थे पिकनिक मनाने के लिए, और कुछ दिनों जंगल में रहे, लेकिन मौसम ऐसा हो गया कि वो जंगल से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। उनके पास जितना राशन था सारा राशन खत्म हो चुका था। उन 4 में से जो 10 साल का लड़का था, एक लड़का 10 साल का था, सबसे छोटा था, और उसकी हालत सबसे ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उन तीनों ने सोचा कि अगर हम इस लड़के को मार के खा लें तो केवल एक जान जाएगी और हम तीनों की जान बच जाएगी। इसलिए तीनों ने प्लान करके उस लड़के को मार दिया और अपने पेट को भर लिया, और वह वहाँ से जिंदा वापस चले आए। मामला न्यायालय में गया। इस मामले में न्यायालय ने यह फैसला किया कि भले ही आपकी आवश्यकता है कि आपको अपना जान बचाना हो, लेकिन इसके लिए आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। अनिवार्य आवश्यकता का सिद्धांत यह है कि हम किसी की जान लेकर अपना जान नहीं बचाएंगे। यह नहीं हुआ कि क्या करना है कि 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो एक आदमी मार दे, कहे कि अपना जान बचाने के उनको मार दिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर यही नियम लागू होगा कि बड़ी हानि है तो हमें बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कर सकते हैं, लेकिन किसी का मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। मैं इस मामले में जो आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन का केस आया था, इसमें जो डिसीजन आया था, इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर यह अनिवार्य आवश्यकता का सिद्धांत यह कहता है कि छोटी हानि को रोकने के लिए बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि किया जा सकता है, तो फिर यहाँ पर इस फार्मूला क्यों नहीं यूज किया गया? यहाँ पर न्यायालय ने इस फार्मूले को यूज नहीं किया, लेकिन न्यायालय को इस फार्मूले को यूज करना चाहिए था। तो ये मैं न्यायालय गलती मानूंगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन आ चुका है उसका विरोध हम नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अगले धारा पे। धारा है हमारा अगला धारा 20। धारा 20 यह कहता है अगर कोई बालक है
जो 7 वर्ष से कम है तो उसके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो पूर्णतः अपराध नहीं है, उसे कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। अर्थात धारा 20 का अर्थ यह हुआ, अगर कोई भी बालक है 7 वर्ष से कम आयु का है, किसी की हत्या कर देता है, किसी के साथ कुछ भी घटना कर देता है तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि 7 साल का जो लड़का है, 7 साल से कम का जो लड़का है, उसके सोचने समझने की शक्ति इतनी नहीं होती है कि वो अपने कार्य की प्रकृति को समझ सके। ठीक है, हम आते अगले धारा पे, धारा 21। धारा 21 यह कहता है, अगर कोई बालक है जो 7 वर्ष से अधिक है और 12 वर्ष से कम है, उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसमें पूर्णतः बचाव नहीं मिलेगा, उसकी कार्य की प्रकृति, उसके समझ को देखा जाएगा। अगर वह व्यक्ति, अगर वो बालक अपने कार्य की प्रकृति को समझने में समर्थ है तो उसे धारा 21 का बचाव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है कि वह अपने कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पाता है तो उसे भी धारा 20 की तरह पूर्णतः दोष मुक्त कर दिया जाएगा। इस पर एक केस, मैं 2 केस बताना चाहूँगा, जिस केस के माध्यम से हम बालक की कार्य करने की पद्धति एवं सोचने समझने की पद्धति का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। केस का नाम है ऊला वर्सेस द किंग। क्या केस का नाम है बच्चों? ऊला वर्सेस द किंग। इस मामले में फैक्ट यह था कि 10 वर्षीय बालिका थी और उसकी शादी हो चुकी थी, क्योंकि पहले जमाने में हमको पता है कि बाल विवाह बहुत ज़्यादा होता था, अब तो पूर्णतः बैन हो चुका है। तो उसमें क्या हुआ, 10 वर्षीय जो बालिका थी वो अपने पति की हत्या कर दी और धारदार हथियार से हत्या करने के बाद वो वहाँ से भाग गई। अब मामला न्यायालय में गया। अब न्यायालय में उसने यह कहा कि मुझे धारा 21 का बचाव चाहिए, क्योंकि मेरा ये 10 साल है, मैं अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हूँ। लेकिन न्यायालय ने यह कहा, अगर वह कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ नहीं थी अगर वह असमर्थ नहीं थी तो हत्या करने के बाद अपने घर भाग के नहीं जाती, वहीं पे रुकी रहती, वहीं पे हंसती खड़े हो गए, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ पर उसने हत्या करने के बाद वो अपने मायके भाग गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वो अपने कार्य की प्रकृति को समझने में समर्थ थी और उसे इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। अब एक केस है हीरालाल मलिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस मामले का फैक्ट यह था कि 3 भाइयों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कारित कर दी, जिसमें 2 भाई का उम्र 18 से अधिक था और एक भाई की उम्र 11 साल था। अब जो 11 साल का लड़का था उसने यह बचाव लिया कि मेरा एज 11 साल है तो मुझे दोष मुक्त कर दिया जाए। तो न्यायालय ने यह कहा कि हत्या करने के समय उसने धारदार हथियार का प्रयोग किया था और धारदार हथियार का प्रयोग अपने भाइयों को कहने भी किया था, और इससे सिद्ध होता है कि अगर वो लकड़ी से मारता शायद मृत्यु नहीं होती, लेकिन उसने धारदार हथियार का प्रयोग किया, अपने भाइयों के साथ कॉमन इंटेंशन के साथ इस कार्य को किया है, तो उस धारा का इसका बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने कार्य की पद्धति और प्रकृति को समझने में समर्थ हो गया था, इसलिए उसे भी धारा 21 का बचाव नहीं मिलेगा। धारा 21 का बचाव तभी मिलेगा जो अपने कार्य की प्रकृति को समझ नहीं पाते। जैसे कि मान लीजिए कोई 10 साल का लड़का है, किसी व्यक्ति का सिर काट दे, सिर काटने के बाद उसके सिर को लेकर पूरे गांव में घूमे और बोले कि देखो आज मैंने क्या किया है, मैंने आज इनका सिर निकाल दिया है, अभी थोड़ी देर बाद जब सो के उठेंगे तो अपना सिर खोजेंगे। अगर ये सब बातें करता है तो इसे समझ में आता है कि वो अपने कार्य की पद्धति को समझने में अभी समर्थ नहीं हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तब धारा 21 का बचाव मिलेगा, नहीं तो धारा 21 का बचाव नहीं मिलेगा। तो हमने 2 केस ला के माध्यम से ऊला वर्सेस द किंग और हीरालाल मलिक के केस के माध्यम से हमने धारा 21 को धारा 20 का विस्तार से अध्ययन कर लिया। अगले लेक्चर में हम जनरल एक्सेप्शन के अन्य धाराओं पर जाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय भारत।